टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप न सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और अभी जो मैंने वादे किए उसे पूरा करने में आज हमारी मदद करेंगे जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और इस शो में बहुत कुछ रहने वाला है, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं अगले आधे घंटे तक, क्योंकि हम बताएंगे 31 मार्च से पहले निपटा लेने होंगे वो कौन से जरूरी काम, वरना भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। मार्च की सैलरी पर टैक्स कटौती का संकट, जानेंगे कैसे वापस पाएं कटी हुई सैलरी। क्या इस साल के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को पुराने शेयर के बदले कर सकते हैं एडजस्ट? इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे अहम बात वही 31 मार्च। 31 मार्च की जो तारीख होती है, ये कारोबारी साल की अंतिम तारीख है, अंतिम दिन होता है और हर टैक्स पेयर्स के लिए ये तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ये तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई सारे काम आपको निपटा लेने होते हैं, कई सारे काम के लिए डेडलाइन होती है कि 31 मार्च तक आपको कर लेना है। तो कौन कौन से काम है, गौरी समझ लेते हैं। गौरी, 31 मार्च हमारे दर्शकों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल लक्ष्मण, देखिए 31 मार्च से पहले काफ़ी सारे काम हमको करने होते हैं और यूजुअली हमें क्या ध्यान रहता है, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स करनी है। इसके अलावा हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स तो करनी ही है अगर आपको ओल्ड रिजीम में बेनिफिट लेना है, 80C का, 80D का और जो भी तमाम आपको बेनिफिट्स लेने हैं। अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स आपको 31 से पहले करनी ही है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको सबसे पहले अपना आधार को पैन से लिंक करना है। अगर आप न्यूज़ देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, इनकम टैक्स की ट्विटर हैंडल को फॉलो कर रहे होंगे, हर जगह देखेंगे तो रिमाइंडर्स भरे पड़े हैं हर जगह कि आधार को पैन से लिंक कर लीजिए। अभी भी बहुत लोगों ने नहीं किया है, तो जो लोग कर चुके हैं वो औरों की मदद करें, और जिन्होंने नहीं किया है या जो लोग इससे अवेयर नहीं है या खुद से नहीं कर पा रहे हैं, उनकी हेल्प करके उनका आधार से पैन लिंक करा दें। इसी के साथ साथ आपका जो एडवांस टैक्स है, उसकी जो लास्ट इंस्टॉलमेंट थी वो 15 मार्च तक जानी थी, वो भी कई लोगों ने मिस कर दी है। तो उसको 31 से पहले पहले आप जमा करा दें, वरना अगले महीने से आपका जो इंटरेस्ट है वो हर महीने आपका लगता रहेगा। तो एटलीस्ट अप्रैल से लेके जुलाई तक का आपका जो इंटरेस्ट है वो बच जाएगा अगर आप मार्च में इसको पे करा देंगे। इसी के साथ साथ आपकी अपडेटेड रिटर्न आपने अगर फाइल नहीं की है और आपको करनी है अपडेटेड रिटर्न, तो आप उसको फाइल कीजिए। साथ में 12B एक फॉर्म होता है जो आपको अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करना होता है। अगर आपने वो शुरू में नहीं किया, जब आपने जॉब चेंज की थी तब अगर आपने नहीं किया तो आप अब कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 2 फॉर्म 16 मिलेंगे और उसके बेसिस पे आप अपनी रिटर्न भर देंगे। हालांकि बहुत सारी चीज़ें जिनको आपको करना है 31 मार्च से पहले, अगर आपने नहीं किया है तो, लेकिन अधिकांश चीज़ें जैसा गौरी बता रही थी, मुझे लग रहा था कि उन लोगों का ही बचा होगा जो थोड़े से सुस्त रहते हैं कि चलो तारीख नज़दीक आएगी तब हम कर लेंगे। लेकिन गौरी, ये जो पैन आधार लिंक का मामला है, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है क्या कि हर बार इनकम टैक्स को डेडलाइन एक्सटेंड करनी पड़ जाती है, या कई लोग नहीं भरते हैं, या फिर वैसे ही लोग बहुत एक्टिव नहीं रहते हैं? देखिए लक्ष्मण, कॉम्प्लिकेटेड तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। 2 मिनट का काम है आधार को पैन से लिंक करना। लेकिन हम इंडियंस की एक हैबिट बन चुकी है कि हम जब तक वो लास्ट डेट तक नहीं आती और वो पेनल्टी इम्पोज नहीं होती तब तक हम कोई काम नहीं करते। तो सरकार को ये करना पड़ रहा है। हालांकि हम देखते आ रहे हैं हर जैसे ही वो लास्ट डेट आती है, लास्ट डेट और बढ़ जाती है। लेकिन इस बार मुझे उम्मीद नहीं है। हालांकि कई सारे स्टेट्स के लिए कुछ एग्जम्पशन दिए गए, जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट्स के लिए। बिल्कुल, वो एग्जम्पशन अलग है। लेकिन जब हम बाकी स्टेट्स की बात करते हैं तो उनके लिए तो कंपलसरी है, और ज्यादातर लोग जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, अपना ई वेरिफिकेशन करते हैं, वो कर भी चुके होंगे। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं, मैं तो कहती हूँ, जो अभी तक नहीं कर पाए। हालांकि 31 मार्च एक और जो हमारे दर्शक हैं, सीनियर सिटीजन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उनके लिए भी प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना जो है उसके तहत जो आपको छूट मिलती है, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट की आखिरी तारीख भी 31 मार्च होती है। तो पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन इस तारीख का याद रखिएगा तो आप ज़्यादा टैक्स बचा पाएंगे इसके तहत निवेश करके। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं सबसे पहले अमृतसर, जहाँ से जसमीत सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जसमीत जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार लक्ष्मण जी। कैसे हैं आप? गौरी जी नमस्कार। ठीक है सर, ठीक है जी। बताएं टैक्स सर, मेरा क्या क्वेश्चन मदद करे है आपकी? हाँ जी, हाँ। मेरा बेटा, उसकी उम्र 21 साल की है। तो उसे, वो एक स्टूडेंट है जी। अच्छा। उसे IIT जेईई में ऑल इंडिया रैंक 22 लाने के लिए इंस्टीट्यूट की तरफ से 8 लाख रुपए का रिवॉर्ड मिला है जी। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो पहले तो आपको और आपके बच्चे को। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी। और इस 8 लाख के रिवॉर्ड पे इंस्टीट्यूट में कोई TDS नहीं पाता है, और
उसके अलावा इंस्टीट्यूट में पढ़ते हुए उसने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हुए इंटर्नशिप पे उससे 3 लाख की इनकम हुई है, जिसके ऊपर कंपनी ने 10% टीडीएस काट के उसको दिया है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो 8 लाख की से मिली है रिवॉर्ड मिला है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं, इनकम टैक्स लगेगा कि नहीं? ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो आपके बेटे को रिवॉर्ड मिला है उसकी नेचर क्या है। अगर तो वो स्कॉलरशिप है, जो मुझे आपकी बातों से नहीं लग रहा कि वो स्कॉलरशिप है, तो अगर तो वो स्कॉलरशिप है आपकी उनके अपनी एजुकेशन को स्पॉन्सर करने के लिए, फर्दर एजुकेशन, हायर एजुकेशन को स्पॉन्सर करने के लिए, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन हालांकि यहाँ पे स्कॉलरशिप होना नहीं चाहिए क्योंकि बच्चा पास कर चुका है, जेईई में जा रहा है। बिल्कुल स्कॉलरशिप नहीं है, तभी मैंने मेंशन किया। आपने रिवॉर्ड बोला और मुझे भी ये रिवॉर्ड ही लग रहा है, यानी कि प्राइस मनी है उनका। तो इसके ऊपर हालांकि टीडीएस कटना चाहिए था, टीडीएस नहीं कटा है, तो आपको अपनी पॉकेट से इस पे 30% का टैक्स जो है वो जमा कराना होगा। 30% का 30% का टैक्स बड़ा जमा भारी कराना भरकम है जस्मिन जी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये आपको अपनी रिटर्न भरते वक्त, और इनफैक्ट आप जब जुलाई में रिटर्न भरेंगे तब आपको जमा कराएंगे तो आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लग जाएगा। तो आप एडवांस टैक्स कैलकुलेट करके अभी से मार्च के महीने में ही जमा करा दीजिए। अच्छा मान लिया ये प्राइज मनी नहीं है, स्कॉलरशिप है, तो वहाँ पे क्या प्रावधान तो होता है? उस केस में आपका ये पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर ये स्कॉलरशिप है हायर एजुकेशन के लिए, आपकी एजुकेशन की जो फीस है उसको केटर करने के लिए, लेकिन वो यहाँ इस केस में है नहीं। चलिए चलते हैं महाराष्ट्र, जहां से बल्लारपुर से हमारे साथ बाबूलाल पटेल जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास? जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। गौरी मैम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैम मैं सीनियर सिटीजन हूँ जी। और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में शेयर बेचकर मुझे करीब 8 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। ठीक है, तो और मेरे पास करीब 5 लाख के कीमत का खरीदी की कीमत के शेयर अलग अलग कंपनी के लंबे समय से 6-7 साल से पड़े हुए हैं मेरे पास। ठीक है। मेरे पोर्टफोलियो में अब जिसमें कभी ट्रेडिंग होती ही नहीं है या कोई कंपनी का नाम तक नहीं दिखाई देते। अच्छा, तो क्या मैं ये शेयर्स में जो मेरी डूबी हुई करीब 5 लाख की रकम, ये नुकसान भरपाई जो इस साल जो मुझे 8 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, उसमें रिसेस करने का क्या मैडम ये है, ये किस तरीके से मैं कर सकता हूँ उसमें? ठीक है, ठीक है। देखिए बिल्कुल आप ये कर सकते हैं, इसको हम लॉस हार्वेस्टिंग बोलते हैं। जब आपको कोई कैपिटल गेन हो रहा है, उसकी जगह आपने उस कैपिटल गेन को तो आपने बुक कर लिया, जो आपने 8 लाख का बताया आपने बुक कर लिया। अब 31 मार्च से पहले अगर आप कुछ लॉस भी बुक कर लेते हैं तो वो आप उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर पाएंगे। अब मान लीजिए कि आपने 8 लाख का गेन किया, 8 लाख का लॉस किया, तो आपके ऊपर कोई टैक्स तो बना नहीं। लेकिन अगर आप ये लॉस को बुक करते हैं अगले फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 31 मार्च के बाद, तो आपका ये जो लॉस है ये उस साल में जाएगा और ये आगे कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा जब तक आप इसको एडजस्ट नहीं करते 8 साल के विद इन। तो मेरी एडवाइस ये है कि 31 मार्च से पहले पहले उस लॉस को भी बुक कर लीजिए, ताकि आपको जो गेन हुआ है उसके ऊपर आपको कोई टैक्स ना देना पड़े। आपके समस्याओं का समाधान हो गया? नहीं सर, पूछना ये था, ये जो कंपनी को मुझे लास्ट बुक करना है, वो कंपनी को मैंने लेटर तक लिखा हुआ 2-3 बार, वो कोई जवाब देने को तैयार नहीं हो। तो ये आपके डीमैट में है या आपके पास फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है? मैंने डीमैट में ही है, मेरे डीमैट के पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं वो, ऐसे ही 6-7 साल से पड़े हुए कम ज्यादा। फिर कंपनी को लिखने की जरूरत है? तो फिर आपको नहीं, तो फिर आपको दिक्कत कहाँ आ रही है उसको सेल करने में? मैंने सेल तो हो ही नहीं रहा ना मैम, मेरे पास सिर्फ परचेस किया हुआ ये अमाउंट है मेरे पास, उसका परचेस प्राइस ही है सिर्फ मेरे पास। नहीं वो तो बात ठीक है आपके पास परचेज किया हुआ है, लेकिन मैं अगर सेल होते रहे तो अपने आप लॉस दिखता है, लेकिन सेल ही नहीं हो पा रहे तो कैसा करें उसको? नहीं, आपके डीमैट में अगर वो दिख रहा है तो वो सेल क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं मैम, उसको वो जो अपना बीएससी और एनएनसी के जो इसके ऊपर में जो ट्रेडिंग होता है, वहाँ सिर्फ नाम ही दिखते हैं, वो कुछ ट्रांजेक्शन है ही नहीं उसमें कुछ।
अच्छा, ऐसा तो कंपनी डिलिस्ट हो गई होगी। नहीं, कंपनी डिलिस्ट होगी तो फिर आपको उसमें दिखेगी नहीं, डिलिस्ट तो नहीं हुई है। अगर कंपनी वहाँ पे दिख रही है तो डिलिस्ट नहीं हुई है। ऐसा ना करें तो कि एक बार ब्रोकिंग फर्म जो इनके जो बिल्कुल ब्रोकर्स उनसे उनसे आप कांटेक्ट कांटेक्ट करें, करिए। उनके हेल्पलाइन पे बात करें। एक बार ये लेटर लिखने के बजाय उनके जो आपके हेल्पलाइन नंबर होते हैं, टोल फ्री नंबर्स होते हैं ट्रेडिंग आवर्स में, उनसे एक बार बात कीजिए, वो इसका समाधान देंगे। अगर नहीं तो आप एक बार थोड़ा सा और डिटेल में शेयर का नाम और सारी चीज़ें हमें लिख के भेजिएगा तो मैं उस पर थोड़ा सा बेटर बता पाऊंगी कि इसमें क्या दिक्कत है। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सुलझाएंगे प्रॉपर्टी पर एलटीसीजी टैक्स का पेज। लौटते हैं छोटे से ब्रेक पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, अगला सवाल हमारे पास गाजियाबाद से आया है। ये हैं सुदर्शन जी जो फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सुदर्शन जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी। नमस्कार गौरी मैम। आपका नाम बहुत अच्छा है सुदर्शन जी, है ना? सिर्फ सुदर्शन जी, लिखते हैं। धन्यवाद। हाँ, बहुत अच्छा नाम है। जी बताएं टैक्स गुरु में कैसे आप आए? जी, मेरा प्रश्न है मैम से कि मेरी कंपनी गुरुग्राम से शिफ्ट हो रही है हैदराबाद। तो वो लोग मुझे वन टाइम एक लमसम रिलोकेशन अलाउंस दे रहे हैं। ठीक है। सो जिसके लिए कि कोई एक्चुअल बिल सबमिट करने का भी कंपल्शन नहीं है मेरे ऊपर। तो मेरे इसी संबंध में दो प्रश्न थे। एक कि क्या इस अलाउंस पर मेरी कोई टैक्स की देनदारी होगी, पहला ये है। और दूसरा ये है कि क्या मैं कोई रिलीफ क्लेम कर सकता हूँ अगर टैक्स की देनदारी है, अगर हाँ तो कैसे? ठीक है। तो देखिए, आपको वो लोग रीलोकेशन के लिए कुछ जो आप एक्सपेंसेस इनकर करेंगे उसकी एक तरह से रीइंबर्समेंट दे रहे हैं। तो अगर तो ये रीइंबर्समेंट की नेचर में है, अब रीइंबर्समेंट का मतलब क्या है कि आपने सपोज कीजिए कोई खर्चा किया और आपकी कंपनी ने उसको पे कर दिया, तो आप इसको रीइंबर्समेंट की नेचर में ही लीजिए। आप जो खर्चा कर रहे हैं, सपोज करिए आपने 1 लाख रुपए का खर्चा किया और आपकी कंपनी आपको 1 लाख रुपए दे रही है, तो आपको इस पे कोई टैक्स नहीं देना, ये आपकी रीइंबर्समेंट हो जाएगी। लेकिन कंपनी ने आपको दे दिए 2 लाख रुपए और आपने खर्च किए सिर्फ 1 लाख, तो आपको जो बैलेंस 1 लाख है उसके ऊपर टैक्स देना होगा। अब कंपनी ने आपसे नहीं मांगे कोई भी एक्चुअल बिल्स, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो आपने वो एक्चुअल बिल्स संभाल के रखने हैं, क्योंकि अगर बाई चांस कभी आपका केस स्क्रूटनी में आता है और आपने ये रीइंबर्समेंट पे टैक्स नहीं दिया है तो आपको वो एक्चुअल बिल्स दिखाने होंगे, तभी आपकी जो टैक्स है वो उस पर बच पाएगा। अदरवाइज वो जो असेसिंग ऑफिसर है वो उसको एड बैक कर देगा। तो आप जो एक्चुअल बिल्स हैं वो संभाल के रखिएगा और उतना ही रीइंबर्समेंट क्लेम कीजिएगा जितना आपने एक्चुअल में खर्चा किया है। अब चलते हैं पुणे, जहां से मुकेश आनंद जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार जी। नमस्कार। पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा, आपका बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जैसों के लिए बड़ा जी फायदेमंद है। तो अगली बात ये है कि आई एम अ सीनियर सिटीजन। ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज अबाउट द सेल ऑफ प्रॉपर्टी व्हिच माय पेरेंट्स बिल्ट इन 1971। अच्छा। एंड बाय विल it has been left to the 3 sons. 2 are NRIs and I am in India. I am planning to sell the house in financial year 23-24. Okay. I need to ask few questions. हाँ बताएं। क्या मेरे को एक सेपरेट अकाउंट खोलना पड़ेगा जो प्रोसीड्स आएंगी शेयर की, या एग्जिस्टिंग जॉइंट अकाउंट में मैं उसको डाल सकता हूँ? ठीक है, गौरी जी क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपने बताया वो प्रॉपर्टी विल के थ्रू आप 3 लोगों के नाम पे है, तो जब आप इसको प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो आपके ऊपर आप पहले तो इंडेक्सेशन करेंगे, आप अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जब आप उस प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो तीनों के अकाउंट में जिस भी परसेंटेज पे आप होल्डिंग रखते हैं उस परसेंटेज में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। वो पैसा डायरेक्टली आप अपने जो भी आपका रनिंग अकाउंट है, आपका सेविंग्स अकाउंट है, एनआरओ एनआरई अकाउंट है, उसमें एनआरओ अकाउंट उसमें आप ले सकते हैं। अब
जब आप इस पैसे को सपोज कीजिए आप इसको री इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप एक टैक्स बचाने के लिए, जो आपको कैपिटल गेन हुआ है उसको बचाने के लिए आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से आप टैक्स बचाना चाहते हैं और उसमें अभी समय लग रहा है, यानी कि रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस पैसे को अपने जो अकाउंट में आपने पैसा लिया है उसमें नहीं रख सकते। उसके लिए आपको एक सेपरेट अकाउंट खुलवाना होगा जिसको हम कैपिटल गेन स्कीम बोलते हैं, जो ज़्यादातर बैंक्स में आप जाएंगे, पता करेंगे, वो आपको ये अकाउंट खोल के दे देंगे और इस पैसे को उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे जैसे आपको पैसा चाहिए होगा, जैसे आपने प्रॉपर्टी बुक कर दी है या आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो आप उस अकाउंट में से पैसा निकाल के उसको वहाँ पे लगा सकते हैं, बट इस पैसे को आप कहीं और यूज़ नहीं कर पाएंगे और ऐसे फ्रीली विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो ये है आपके लिए समाधान। अब चलते हैं पुणे, जहां से विजय इंग्लिश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय जी नमस्कार, बताएं सवाल क्या? नमस्कार। हाँ, मेरा सवाल ये सेक्शन 54 से संबंधित है। मैंने बैंक से होम लोन लेकर एक नया फ्लैट खरीदा है, जिसका एग्रीमेंट जनवरी 2021 में हुआ है और पोजेशन अभी जून 2023 में मिलने वाला है। अभी आखिरी इंस्टॉलमेंट उसका पोजेशन के वक्त देना है। ठीक है। अभी अगर पोजेशन मिलने के बाद 1 साल के अंदर मैंने मेरा पुराना फ्लैट बेच दिया, तो क्या फिर होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर मुझे सेक्शन 54 के तहत टैक्स की छूट मिलेगी? और अगर हाँ, तो क्या फिर मुझे उस रकम से होम लोन चुकाना जरूरी है? ये मेरा सवाल है। जी जी, मैं बता देती हूँ। तो आपका जो सेक्शन 54 जिसकी आपने बात की, वो कहता है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उस प्रॉपर्टी को बेचने में जो आपको कैपिटल गेन हो रहा है उसको बचाने के लिए या तो आप 1 साल पहले या 2 साल बाद आप कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या 3 साल के बाद आप विद इन आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आपका ये क्लॉज तो पूरा हो रहा है कि 1 साल पहले आपने खरीद लिया, वो क्लॉज आपका पूरा हो गया। अब इसमें बात सिर्फ ये है कि आपने पोजेशन अभी लिया है, एग्रीमेंट पहले किया था, तो इस पे बहुत सारे जजमेंट्स हैं, लेकिन इसमें आपको ध्यान इस बात का देना है कि आप पोजेशन की डेट तो ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये प्रूव करना होगा कि आपने जब प्रॉपर्टी को बुक कराया था उस टाइम पे वो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड नहीं थी, और वो कंस्ट्रक्ट तभी हुई है जब आपको पोजेशन मिला है। उस केस में आप डेट ऑफ पोजेशन को अपना डेट मान सकते हैं और इस केस में आप अपना कैपिटल गेन बचा सकते हैं। इसके अलावा जो आपने बोला कि आपको उस पैसे को इन्वेस्ट करना है, तो देखिए आपने पहले से भी कुछ पैसा अगर उसमें लगाया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान देना है कि सेक्शन 54 जो कहता है जो कैपिटल गेन का अमाउंट है, पूरी प्रोसीड नहीं, जो आपकी कैपिटल गेन का अमाउंट है वो इन्वेस्टेड होना चाहिए। अगर वो इन्वेस्ट हो गया है तो इस पैसे को जरूरी नहीं कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं अगर पहले से आप कर चुके हैं तो। चलिए, तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि अगर इस महीने आपकी सैलरी कट कर आती है टैक्स की वजह से, तो उसको वापस पाने का क्या तरीका है, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ये जो महीना होता है बड़ा ही खतरनाक होता है, खासतौर से नौकरी पेशा लोगों के लिए, क्योंकि इस महीने सैलरी अच्छी खासी कट के आ जाती है टैक्स की वजह से। अब सवाल उठता है कि सैलरी अगर ज़्यादा कट गई है तो इसे वापस पाने का कोई तरीका है क्या? गौरी, संक्षिप्त में। देखिए, अगर आपकी सैलरी ज़्यादा कटी है उसके 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला तो ये कि आपने डिक्लेरेशन नहीं दी अपनी इन्वेस्टमेंट्स की, या आपने गलत रिजीम चूज़ की है, बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी ने ओल्ड या न्यू चूज़ कर ली है और आप एक्चुअल में किसी और में जाना चाहते हैं, तो ज़्यादा टीडीएस कट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप जून जुलाई में अपनी रिटर्न भरेंगे, आप उसमें अपना रिजीम जो चूज़ करनी है वो करके अपना कम टैक्स आप शो करके जो आपका रिफंड बैलेंस बनेगा वो आपका रिफंड आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक कुछ महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आप उसके हकदार हैं, तो चिंता मत करिएगा अगर सैलरी ज़्यादा कट जाती है तो। चलते हैं जयपुर, जहां से घनश्याम जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। घनश्याम जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार जी, गौरी मैडम और लक्ष्मण जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। 4 साल पहले क्या था, ऑडिट की थ्रेशोल्ड लिमिट 1 करोड़ रुपया थी, तो मुझे 10 नंबर लेना पड़ा और टीडीएस काटने के लिए। अब क्या 600 लिमिट हो गई है, 1 से 10 करोड़ के बीच में अगर डिजिटली पेमेंट करते हैं तो ऑडिट की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो मैं पिछले 4 साल से मेरे को ऑडिट नहीं कराना पड़ रहा है, पर क्या मुझे अभी भी टीडीएस काटना पड़ेगा? मतलब क्योंकि अगर इंटरेस्ट पेबल है तो। आप इंडिविजुअल है, राइट?
इंडिविजुअल है, ठीक है। तो देखिए पहले तो आप ये और चीज उसमें क्या है कि उसमें मेरा 10 नंबर अभी वैलिड है, चालू है, और मैं नॉन डिडक्शन ऑब्वियसली फाइल कर रहा हूँ, मतलब तो क्या वो सही है या मुझे टीडीएस काटना चाहिए अभी भी? देखिए मेरा ऑडिट में ही आ रहा 3 करोड़ का टर्नओवर है। ठीक है, देखिए अगर आप ऑडिट के दायरे में नहीं आ रहे हैं और आप इंडिविजुअल हैं तो आपको टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है, आप बेशक अपना टैन नंबर सरेंडर कर दीजिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो 1 करोड़ से 10 करोड़ की लिमिट हुई है ऑडिट की, इसमें कुछ क्लॉजेज हैं जिसमें आपके कैश के खर्चे और एक्सपेंस और वो सब देखे जाते हैं, वो अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि आप एक्चुअल में ऑडिट की लिमिट से बाहर हुए हैं। ये अगर वहां फंस गए तो प्रॉब्लम है, बट अगर वहां से आप बाहर हो चुके हैं, ऑडिट नहीं कराना, तो टीडीएस की कोई कंप्लायंस की जरूरत नहीं है। चलिए गौरी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं देख रहा था कि हमारे दर्शक लोग काफ़ी ज़्यादा अब जागरूक हुए हैं टैक्स को लेकर के। टैक्स बचाएं कैसे, उस पर कम अब टैक्स चुकाने तो नहीं पड़ेंगे, ये पूछने लगे हैं, अच्छी बात है। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।